स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक टीचिंग ये कहती है कि बीपी अगर लगातार बढ़ा रहे काफी ज्यादा तो किडनी खराब हो जाती है। जितने जितने यंग पेशेंट्स आ रहे हैं किडनी पहले खराब होती है, ज्यादातर पेशेंट में बीपी बाद में बढ़ता है। अभी ये प्रूव हो चुका है कि दूध का कैल्शियम है वो बहुत ही नेगेटिव किस्म का कैल्शियम है। ये यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड तीन चीजें हैं जो आमतौर पर होते हैं। तीनों ही इस बात की निशानी है, अगर बड़े हुए हैं तो इसका मतलब है किडनी काम नहीं कर रही, चाहे वो यूरिया, चाहे क्रिएटिनिन है, चाहे वो यूरिक एसिड है। सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ता है वैसे आमतौर पे, लेकिन बहुत बड़े भाई क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़े हुए हैं, यूरिक एसिड ठीक ठाक है। ये कुछ अलग अलग पेशेंट अलग अलग, ये तीनों एक ही बात की निशानी है कि किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। और चौथी निशानी इसकी है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहे हैं, प्रोटीन आते हैं यूरिन वाला। ये चौथी ये भी तो ये सारी कहीं ना कहीं इस बात से निशानी है कि किडनी हमारी प्रॉपर्ली काम अब किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो वो बीमारी आमतौर पर धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। एक्यूट भी होती है लेकिन बहुत रेयर है। ज्यादा जो आप यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली इसको बोलते हैं सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज पिछले कुछ दशकों से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये आपके सबके मन में आता होगा कि शायद आपने कोई गलती कर दी इसलिए किडनी खराब हो गई आपकी। तो ज्यादातर मरीजों में ज्यादा गलती वाली बात नहीं है, या तो वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज खराब करती है किडनी को। ब्लड प्रेशर के बारे में दोनों तरफ है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक टीचिंग ये कहती है कि बीपी अगर लगातार बढ़ा रहे काफी ज्यादा तो किडनी खराब हो जाती है, लेकिन इसके उल्टा भी है। अगर किडनी खराब हो रही है तो बीपी बढ़ना लगेगा। जो बीपी बढ़ रहा है, पहले बीपी बढ़ा कि पहले किडनी खराब हुई, ये काफी मरीजों में ये कंफ्यूजन है। मुझे पर्सनली लगता है कि जितने जितने यंग पेशेंट्स आ रहे हैं किडनी पहले खराब होती है, ज्यादातर पेशेंट में बीपी बाद में बढ़ता है। शुगर जो वो किडनी को वाकई बहुत डैमेज करती है। शुगर जिनकी पुरानी शुगर होती है वो धीरे धीरे डैमेज करने लगती है। और शुगर और बीपी दोनों बीमारियों में ये बहुत स्पष्ट रूप में हमको क्लियर होना चाहिए कि इनकी रीडिंग लो करने के लिए अगर हम दवाई खाते रहते हैं तो भी इनके बैड इफेक्ट्स आते रहते हैं। चाहे वो बीपी की रीडिंग लो करने के लिए दवाई खाओ या शुगर की रीडिंग लो करने के लिए दवाई खाओ, वो अंदर से ऑर्गन डैमेज जो है वो रुकता नहीं है, कम हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन रुकता नहीं है। इसलिए अभी लेटली जो जितनी सर्चेज आ रही हैं वो बोल रहे हैं कि इन दोनों बीमारियों को अगर सिर्फ दवाइयों से ठीक करोगे तो वो कोई ज्यादा बढ़िया अप्रोच नहीं है। इनको ठीक करना है तो अपनी लाइफस्टाइल को बदल के या खाना पीना बदल के या और चीजों से ठीक करें ताकि वो जड़ से खत्म हो। तो ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का सबसे जो वीक पॉइंट है वो है कि ये बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ती, सिर्फ इसको दबाने का काम ज्यादा करती है। सिम्टम को दबा दो, रीडिंग को दबा दो। ये किडनी में भी काफी हद तक ट्रू है। किडनी में तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जब किडनी खराब होती है तो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कहते हैं जब तक काम चलता है बिना डायलिसिस के चलाओ, स्टेज 1, स्टेज 2 पे डायलिसिस करवाओ और स्टेज 3 पे ट्रांसप्लांट करा लो। अब तो डायलिसिस के बजाय भी ज्यादातर डॉक्टर हो गए, अभी ट्रांसप्लांट में बहुत सारे डॉक्टर ट्रेंड हो गए हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया धंधा है। तो अभी वो सीधे ट्रांसप्लांट की बात ही करते हैं, डायलिसिस की बात नहीं करते। तो ये बड़ा अजीब बर्ताना होता है मार्केट इकोनॉमी में। ये चीज पहले पैदा कर दी जाती है, बाद में घर ढूंढे जाते हैं उसके।
कोरोना सिस्टम था तो चीज़ों की कमी होती थी। जब वो इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाया करते थे कि जब जब डिमांड जनरेट होगी तो चीज़ें पैदा होती हैं। अभी उल्टा हो गया कि चीज़ें पैदा पहले हो जाती हैं, डिमांड बाद में जनरेट की जाती है। अब जनरल मार्केट में भी देखोगे गलत आया हुआ चीज़ों का। अब उनको बेचने के लिए ये बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े वो लाते हैं, एड्स करते हैं कि ये करो, वो करो, ये घी खाओ, वो घी खाओ, ये ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। तो ये मेडिकल प्रोफेशन में भी ऐसी है। जो फैसिलिटी लग गई, मान लीजिए वो किसी ने एमआरआई लगवा लिया, किसी ने सीटी स्कैन लगवा लिया, किसी ने डायलिसिस मशीनें लगवा ली, या कैथ लैब शुरू कर ली हार्ट का जो स्टेंट पाने वाली, वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो अभी उसके लिए फिर बकरे तो चाहिए, वो नहीं होगी तो बैंक की किस्त कैसे निकलेगी? तो सब किस्तों पे है काम, तो उससे थोड़ा सा बच करना चाहिए ऐसे। तो आपको अगर नॉलेज होगा तो आप बच जाओगे, नहीं तो फिर उलझोगे। तो ये किडनी के मामले में भी हमको बहुत ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि हमने क्रिएटिनिन बढ़ी को या यूरिक एसिड बढ़े को या यूरिया बढ़े को डायलिसिस का इंडिकेशन नहीं है वो। क्योंकि डायलिसिस जब करवाएंगे तो क्या होगा, डायलिसिस करवा के आपने नकली किडनी से, लोहे की किडनी से उसको साफ कर दिया, अब नीड खत्म हो गई ना बॉडी को, बॉडी कहेगी ठीक है किडनी खराब है तो है, तो क्या फर्क पड़ता है। वो नेचर में एक बहुत कमाल का फिनोमेना होता है, वो होता है कि डिमांड जनरेट होती है। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, आप जो मर्जी खा लो, अगर आप चलते नहीं हो, आप सैर नहीं करते हो, आपकी बॉडी की डिमांड ही नहीं है 8 से ऊपर, तो नेचर कहती है ओके आपका दिमाग चल रहा है 8। अब चलना फिरना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, आपकी डिमांड 10 वाली होगी तो नेचर कहेगी ओके 10 से। अब 12 वाली डिमांड जनरेट कर लोगे तो 12 भी दे देगी। तो जो भी हम मांगेंगे, कुदरत का नियम है, परमात्मा का नियम है, मांगो तो वो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। एक किडनी में भी ऐसे ही है, अब डायलिसिस करते जाओ, अपनी मांग खत्म कर दी तो वो किडनी जितनी काम कर रही है थोड़ी बहुत, तो वो भी धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। इसलिए डायलिसिस तब करवाना है जब कोई सिम्टम आ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है तो वो इंडिकेशन है। हमने यहाँ देखे 20-20 क्रिएटिनिन वाले भी बड़े आराम से कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को 10 से भी 10 के राउंड बोर्ड भी 9-10 के 8-9-10 से भी सिम्टम आने लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए क्रिएटिनिन का लेवल कोई डायलिसिस करवाना है या नहीं करवाना उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। ज्यादा इंडिकेशन ये कि आपकी तबीयत कैसी है। तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो भी हमने देखा है कि क्रिएटिनिन कम नहीं होती शुरू में, लेकिन पेशेंट की कंडीशन बहुत बढ़िया हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में डिस्कशन के बाद ही इसको रिजॉल्व करना चाहिए कि मुझे डायलिसिस की जरूरत भी है या नहीं है। इस तरह पोटेशियम की बात है। अब पोटेशियम का क्या फंडा है, पेशेंट जब मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि 3-4 चीजें करता है, पानी बंद, क्योंकि पानी पियोगे तो वो अंदर इकट्ठा हो जाएगा, निकलेगा। अब वो ये भी नहीं पूछता कि आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, सबका एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला है कि पानी कम से कम पियो। तो बहुत ज्यादा डॉक्टर डिफाइन कर देते हैं कि कितनी पानी पियो। अब एक तो आपकी किडनी काम नहीं कर रही, ऊपर से आपने पानी कम कर दिया, वो कैसे फ्लशिंग होगी? चीजों को अंदर हजम करने के लिए या बाहर निकालने के लिए मीडियम क्या है बॉडी के पास? बॉडी के पास तो पानी है, पानी में घोल के निकालेगी ना। मतलब मान लीजिए किडनी के पास यूरिया इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठी हो रही है, यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है, कैसे बाहर निकालेगी? पेशाब से निकालना है तो भी पानी से निकलना है, पसीने से निकलना है तो भी पानी से निकलना है, अगर खून में सर्कुलेशन प्रॉपर होनी तो भी पानी के बराबर। तो पानी कम करना लिमिट से ज्यादा वो ठीक नहीं है। पानी पिए और अपनी प्यास के अकॉर्डिंगली पिए, ज्यादा भी नहीं पीना,
तो वो नॉर्मल आदमी होगा, ज्यादा पिएगा तो कोई बात नहीं, उसकी किडनी निकाल देगी। लेकिन अगर किडनी थोड़ी सी कंप्रोमाइज है, काम नहीं कर रही, तो एक्सेसिव वाटर नहीं लेना, लेकिन कम भी नहीं लेना। तो प्यास के अकॉर्डिंगली पानी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह बंद कर देते हैं कि सलाद नहीं खानी, फल नहीं खाने। क्यों? क्योंकि उनमें पोटेशियम ज्यादा है। अभी ये पोटेशियम वाला फंडा सब फूड्स का एक जैसा नहीं है। यह हमने देखा कि रॉ फूड्स का जो पोटेशियम है बॉडी में बड़ी कमाल की विजडम है। अगर आपका फूड लिविंग है तो बॉडी और लिविंग फूड के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल है। मान लीजिए लिविंग फूड में कोई चीज ज्यादा है तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, निकाल देगी। ये बात अगर हम कोई किसी दवाई की शक्ल में लेंगे या फूड की शक्ल में लेंगे तो थोड़ा सा कम होगा। इसलिए हमने देखा कि फ्रूट और सलाद खाने से भी पोटेशियम नहीं बढ़ता। ओके, जो हीलिंग होनी है, जो 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 किडनी ने दोबारा काम करने लगना है उसका फंक्शन, तो वो तो उसके लिए तो न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके लिए तो फल चाहिए, सलाद चाहिए, हीलिंग फूड चाहिए। अगर वो बंद कर देंगे सब कुछ और उसको बिल्कुल ही वही देंगे चावल और इसमें न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो कैसे ठीक होगा? ये भी ये तीनों बातें, पानी वाली बात, फल सब्जियों वाली बात, ये थोड़ा सा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की जो जो रिकमेंडेशन है उनको थोड़ा सा संभल के फॉलो करना। वो मना कर देते हैं कि फल भी नहीं खाने, सलाद भी नहीं खानी, पानी भी नहीं पीना, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कॉशियसली, सावधानी रखें। क्या सावधानी रखेंगे? हम लोग प्रेशर टेस्ट करवाएंगे रिपीटेडली। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो फिर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो बॉडी इसको कहाँ तक टॉलरेट करती है, ये भी वेरिएबल है। बहुत सारे लोगों में आप प्रेशर बढ़ा भी हुआ तो भी पर्सन बनने को कोई तकलीफ नहीं है। यदि रीडिंग की बात थोड़ी है, क्वेश्चन तो ये कि अगर प्रेशर बढ़ा तो तकलीफ है कोई? तकलीफ तो नहीं कोई। तो ये सारी बातों को सोच समझ के लेना है। हीमोग्लोबिन, वो बात होगी। हीमोग्लोबिन जो है किडनी डिजीज में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसके लिए डाइट तो है ही है, डाइट अच्छी जाएगी तो उससे इम्प्रूव करेगा। लेकिन किडनी डिजीज के बहुत सारे पेशेंट्स को वो टीका जो एरिथ्रोपोएटिन का है वो लेना पड़ता है। वो लेते रहे जब तक आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 8 रहे, 8 से नीचे नहीं जाने देना। जब भी 8 से नीचे जाता है तो वो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो भी लगाते हैं वो टीका, किसी को 2 हफ्ते में लगता है, किसी को हफ्ते में लगता है, किसी को 2 बार भी लेना पड़ता है आपको, तो वो लेते रहना पड़ता है। इसलिए हीमोग्लोबिन किडनी वाले पेशेंट्स में पर्टिकुलरली, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, किडनी का पेशेंट नहीं है जो, उसमें हीमोग्लोबिन डाइट से बहुत बढ़िया पड़ता है। वो पत्ते वाली डाइट है, पत्तों वाली डाइट जितनी भी होगी उसमें कड़ी पत्ता पर्टिकुलरली बड़ा ही वंडरफुल है। कड़ी पत्ता और अजवाइन खून बढ़ाने के लिए, कड़ी पत्ता और अजवाइन का काढ़ा, ये कड़ी पत्ता और अजवाइन दोनों एक गरम गिलास में डाल दें और थोड़ा ठंडा होने के बाद पी सकते हैं। ये वो डॉक्टर कादर वली के जो खट्टी लस्सी में छाछ में कड़ी पत्ते डाल के 15-20 कड़ी पत्ते की चटनी बना के छाछ में 2 घंटे रख के उसके बाद उस छाछ को समेत पत्तों पी जाना है। तो वैसे जनरली भी पत्तों का इस्तेमाल ज्यादा करें तो हीमोग्लोबिन, जो मैंने बोला था, डिमांड जनरेट जरूर करनी है। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वही 8 ग्राम वाला है तो आपको 8 ग्राम मिलेगा। अपना लाइफस्टाइल जितना ऊंचा ले जाएंगे, जितना एक्टिव ले जाएंगे, उसमें उतना ही ज्यादा और सभी बीमारियों में एक कॉमन फैक्टर होता है स्ट्रेस। एक बात आप याद रखिए, आपके माइंड में, तो पंजाबी में हम लोग को बोलते हैं चढ़ती कला। पंजाबी में हमारा बहुत 2 चीजें हैं सिख रिलीजन में, सरबत दा कला और चढ़ती कला।
नानक नाम की कला तेरे पाने रोज अरदास करते हैं हम लोग। तो ये दो लफ्ज हैं, ये इतने इतने बढ़िया और पावरफुल वर्ड्स हैं, अगर हम दोनों को पकड़ लें तो कोई बीमारी पास नहीं हो सकती। आप मेडिटेशन करें और इन दोनों को अंदर ले जाएं, दोनों शब्दों को। जब आप पूरा अंतर ध्यान हो जाए तो ये दोनों शब्दों को दोहराएं। चढ़ती कला मीन्स संकल्प कि मैंने जिस भी हालात में मैं हूं, मैं वहीं से उठूंगा, वहीं पे लड़ूंगा। इसकी एक्सट्रीम एग्जांपल हमारे गुरु गोविंद सिंह ने दी है। चमकौर साहब की गढ़ी वाली जो पूरी हिस्ट्री है हमारी, उसके ऊपर दुनिया में कोई चढ़ती कला की कोई उदाहरण नहीं हो सकती। जब गुरु साहब के दो साहबजादे वहां शहीद हुए, गुरु साहब को तो 5 प्यारों ने हुक्म दे दिया कि आप जाओ, आपकी जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया 2 साहबजादों को साथ ले जाने के लिए, और साहबजादों ने भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं लड़ेंगे। जिस भी हालात में वहीं लड़ेंगे, वहां पे डेथ का भी जो दर्जा है वो रोक नहीं सकता, मौका लगे। तो यहाँ पर तक जो आदमी व्यक्ति पहुंच गया, उसकी बीमारी नहीं कभी कभी रुकेगी, जितनी मर्जी सुई हो। यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दम चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, संकल्प, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। अपनी अचेत मन, हमारा अचेत मन जो है परमात्मा का पार्ट है। अचेत मन में जा करके अगर हम ये संकल्प दोहराएं कि हम ठीक ही हैं, हम बीमार होने के लिए बने ही नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, हम ठीक होंगे ही होंगे वो। और सर्वत्र का भला तो हमेशा विश करते रहना चाहिए, जो भी हमारे आस पड़ोस में, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे हमारा समाज है, मोहल्ला है, गाँव है, सबके भलाई के लिए। और हमारा तो हमारी सभ्यता तो यहाँ तक भी सीमित नहीं है, वो तो कीट पतंगों की भले की भी बात करती है, और पेड़ पौधों की भी करती है, और जो धरतियां हैं ब्रह्मांड में उनकी भलाई की भी बात करती है। तो यहाँ तक का सबका भला। तो ये बातें ये सब बीमारी में रहती है। उसके लिए हंसना, खुश रहना, नाचना, खेलना, बच्चों के साथ बच्चों जैसा हो जाना, तो ये सारी बातें जो ये ऊपर उठने के लिए बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। विटामिन डी कैसे इंक्रीज करें? तो विटामिन ये जो डाइट हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे 2 विटामिन की कमी होती है, डी और B12, बस, और कोई कमी नहीं होती। ये जो डाइट हमारे प्रोटोकॉल में जो डाइट है, इसमें से 2 विटामिन के बारे में हमको वरी करना है, डी और B12। डी की कमी डी तो धूप से आना है, या हमको कुछ घी खाना है किसी न किसी जगह। घी के बारे में हमारे थोड़े मतभेद आपस में भी हैं, आप सुनते रहेंगे, हमारे डिफेंस ओपिनियन भी आपको थोड़े सुनते रहेंगे कि हमने से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, घी की कोई खास वैल्यू नहीं है डाइट में। लेकिन मैं पर्सनली जो फील करता हूँ कि ऑयल्स जो है बहुत एसेंशियल है, तो हमको गुड ऑयल्स खाने हैं। इस शक्ल में खाने हैं, वो थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल फूड्स हैं, जैसे डालडा घी है या रिफाइंड ऑयल्स हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने। कढ़ाई फ्राइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। विटामिन डी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो एसेंशियल ऑयल्स है और धूप है। धूप में जाना, अभी हमने सबने धूप में जाना छोड़ दिया और खूब सारे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं। तो ये दोनों जो हिंड्रेंसेस हैं विटामिन डी में, धूप में जाती नहीं। कुछ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में ये प्रचलित कर दिया कि धूप में जाने से कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है।
काफी सालों से ये प्रचलित रहा, धीरे धीरे अभी तो टूट गया। अभी तो उल्टा हो गया कि धूप से बचने के लिए जो आप काम करते हैं हम लोग, जैसे सनस्क्रीन लगाते हैं या जैसे ये लोशन वोशन लगाते हैं, वो करते हैं कैंसर, धूप कैंसर नहीं करती। तो विटामिन डी को बढ़ाना तो धूप में जाइए और किसी न किसी शक्ल में गुड ऑयल खाइए। हमारे गुड ऑयल बहुत बढ़िया है, सरसों का ऑयल, नारियल ऑयल, तिल ऑयल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल, गन्नौले का तेल, ये गुड ऑयल हमारे। गन्नौला थोड़ा सा डेंजरस हो गया क्योंकि गन्नौले में भी वो बीटी आ गया, बीटी का करना, गन्नौला छोड़ दीजिए। गन्नौला जब तक वो नॉन केमिकल था, नॉन जीएम था, तब तक था। तो ये B12 जो है, B12 हमारे अंदर ही बनता है, ज्यादा B12 हमारे अंदर बनता है, हमारे गट्स में रख के हमारे दोस्त बैठे हैं वो बनाते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो B12 बढ़ा लेंगे, और साथ में हमारा जो कोलन है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कॉन्स्टिपेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि कब्ज सब बीमारियों की माँ है, राइटली सो, क्योंकि अगर 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 आप हमको कब्ज है तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग बन जाती है, सीमेंट लाइक लाइनिंग। जैसे मान लीजिए कहीं पे गंदगी पड़ी है, वो लगातार पड़ी रहे तो क्या होगा, वहां पे जम जाएगी वो। तो कोलन में भी ऐसे होता है, कॉन्स्टिपेटेड लोगों में, जिनको में कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके कोलन में बड़ी आंत में वो धीरे धीरे एक ऐसी सीमेंट जैसी लेयर बन जाती है। तो वो नहीं होनी चाहिए। हमारा जो इंटेस्टाइन में क्लीन होगी तो हमारे जो गट फ्लोरा है वो गट में B12 बढ़ा लेता है। और उसके लिए हम बूस्ट करने के लिए हमको जो मिलेट अम्लीक खमीर देते हैं वो भी बहुत बढ़िया। अदरवाइज ये कहा जाता है कि B12 से नॉन वेज फूड से आता है, ये एक मिथ है, क्योंकि जितनी भी स्टडीज हुई है नॉन वेजिटेरियन में भी B12 डेफिशिएंसी उतनी है जितनी वेजिटेरियन में है। तो वो मिथ तो ब्लास्ट अपने आप हो गई है। अभी तक मिथ सही कहते कि B12 लेना है तो आप मीट खाइए या अंडा खाइए या दूध पीजिए, वो मिथ काफी समय से ब्लास्ट हो चुकी है। जो B12 डेफिशिएंसी आ रही है आजकल वो नॉन वेज को भी उतनी है, वेज को भी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो हमारे गट फ्लोरा का इश्यू है। अगर गट फ्लोरा हमारा स्ट्रॉन्ग है और हमारी इंटेस्टाइन साफ सुथरी है तो B12 डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर इन दोनों में से कोई चीज एक भी अगर है तो फिर B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर डेफिशिएंसी हो तो टेम्परेरीली पता नहीं वो अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन सप्लीमेंट लेने में कोई हर्ज नहीं है, पॉसिबिलिटी रख के चल सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप में कोई एक्सट्रीम डेफिशिएंसी आ रही है तो आप सप्लीमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसेंशियल ऑयल्स जरूर खाने चाहिए, क्योंकि उसके लिए डी पर्टिकुलरली जो विटामिन है उसका रॉ मटेरियल है। कैल्शियम का इशू आया था। कैल्शियम कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में तीसरा नंबर कैल्शियम का है। सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, नंबर 2 पे फैट्स चाहिए। जिस चीज का हमारा शरीर बना हुआ है सबसे ज्यादा प्रोटीन का है, नंबर 2 पे फैट्स है, नंबर 3 पे कैल्शियम है। 3 ही बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं, बाकी बहुत छोटी छोटी मात्रा में। तो कैल्शियम तो चाहिए हमें, लेकिन कैल्शियम कौन सा चाहिए? अभी ये प्रूव हो चुका है कि दूध का कैल्शियम है वो बहुत ही निश्चित किस्म का कैल्शियम है, वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। पहली बात, अब्जॉर्ब हो जाए तो उसको कोई अकल नहीं है कि कहाँ जमना है जाके, वो कहीं भी जमेंगे, वो पथरी भी बनाएंगे, हार्ट ब्लड वेसल में भी जमेंगे, कहीं भी जम सकते हैं। इसी तरह गोली के कैल्शियम को भी कोई अकल नहीं है कहाँ जमना है, इसलिए हमको गोली का कैल्शियम भी अवॉइड करना है और दूध के कैल्शियम की जरूरत नहीं है हमको। तो कैल्शियम रिच फूड जो है, वैसे तो कैल्शियम हर फूड में होता है, जहाँ पे भी थोड़ी सी हार्डनेस है किसी भी पौधे में तो वहां पे कैल्शियम होगा ही होगा। आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, जहाँ पे भी आपको हार्डनेस दिख रही है तो उसमें कैल्शियम रिच होंगे। वो जितने अनाज हैं, दालें हैं, नट्स हैं, इनमें कैल्शियम होगा ही होगा। हम जो इजीली लिए जाने वाले कैल्शियम फूड्स को हम बोलते हैं तिल, अलसी, चिया सीड्स। तीन तो ये बीज है जिसको हमको रेगुलरली कंज्यूम करना होता है। सर्दियों में और ढंग से कंज्यूम कर सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा ढंग डिफरेंट हो जाएगा। किसी भी चीज को भिगो करके खाएंगे तो वो गर्मी वर्मी का गर्म है जी, सर्द है जी, वो छोड़ दीजिए।
तिल सूखे खाएंगे तो गर्म है, भिगो के खाएंगे तो कोई गर्मी नहीं होगी। सिमिलरली अलसी के बारे में, और चिया सीड्स तो वैसे भी गर्म नहीं माने जाते। और चिया सीड्स खाने सबसे आसान है, क्योंकि उनको तो पीना है, खाना भी नहीं, उनको भिगो करके पी लेना। 3 ये हो गए। चौथे मखाने हो गए हमारे। मखाना बहुत ही बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का। और 5वां रागी का आटा। ये 5 बहुत ही रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, जिनको हम अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। वैसे कैल्शियम के बारे में, कितना कैल्शियम चाहिए उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च लेटली भी आ रही है। इतना ज्यादा कैल्शियम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने अंदर वाले कैल्शियम को, जैसे बोन्स बदलती है तो अंदर वाले कैल्शियम को भी बॉडी संभाल लेती है, वो जाने नहीं देती है। अगर उसकी जरूरत होगी तो अंदर से कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है बोन से, उसको भी वो रोक लेगी। इसलिए कैल्शियम के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर विटामिन डी लेवल ठीक है तो कैल्शियम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। विटामिन डी लेवल के बारे में चिंता करना है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन भी हो रही है, और विटामिन डी वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसका अभी तो उसको हार्मोन कहने लगे हैं, क्योंकि वो बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। अब तक हम समझते थे कि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए चाहिए, अभी ये आ गया कि विटामिन डी तो जैसे थायराइड हार्मोन है, हर सेल को चाहिए, इसी तरह विटामिन डी भी हर सेल को चाहिए।